एक सेकंड, आवाज थोड़ा चेक कर लिया जाए स्टार्ट करने के पहले। पिछले वाले क्लास में थोड़ा सा अटक रहा था, तो हम लोग वही जो शुरू करेंगे पिछले वाले क्लास के शुरुआत से। मेरे ख्याल से आवाज ठीक है। ठीक है, चलिए। तो हमारा चैप्टर अब शुरुआत कर रहा है कैपिटल बस्टिंग। अगर कैपिटल बस्टिंग की बात करें तो इसके बारे में हम लोगों ने एडवांस कैपिटल बस्टिंग है बेसिकली ये चैप्टर। कैपिटल बस्टिंग हम लोगों ने सीए इंटर में भी पढ़ रखा है। उसी में थोड़ा सा बस एक स्टेप आगे जाएगा और क्वेश्चन आपसे कुछ एक्स्ट्रा चीजें डिमांड करेगा। जैसे हम लोग पहले सिर्फ एनपीवी निकालते थे, अब क्वेश्चन कैसा होगा, बोलेगा दो प्रोजेक्ट है, दोनों प्रोजेक्ट का एनपीवी सेम है, अब बताओ किस आधार पे तुम कौन से प्रोजेक्ट को चूज करोगे। तो उसके लिए दूसरा पैरामीटर चाहिए, और वो दूसरा पैरामीटर कौन क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन। क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन। अब ये स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो मैथमेटिकल टर्म, समझे। स्टैंडर्ड डिविएशन पोर्टफोलियो पढ़ाया था, उस टाइम भी पढ़ा था हम लोगों ने। स्टैंडर्ड डिविएशन को अगर हम लोग एक सिंपल मैथमेटिकल टर्म में समझे तो ये इतना ही बताता है कि अगर आप अज्यूम करो कि मैं मान रहा हूं मेरा प्रोजेक्ट मुझे 100 रुपए कमा के देगा, ठीक है, या फिर 10% रिटर्न मुझे मेरा प्रोजेक्ट देगा। तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या कहता है, ये तो तुम्हारा एस्टिमेशन है। एस्टिमेशन अवश्य बात है, हर बड़ा बिजनेस कोई भी न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के पहले क्या करता है, एस्टिमेशन करता है, एस्टिमेट करता है। तुम्हारे एस्टिमेट के हिसाब से तुम्हारा प्रोजेक्ट तुम्हें 100 रुपए कमा के देगा, या मान लेते हैं 10% रिटर्न कमा के देगा, ठीक। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या मेजर करता है कि तुम्हारा जो एस्टिमेशन है कि 100 रुपया कमा के देगा, अगर तुम्हारे हिसाब से जो भी तुमने पैरामीटर सेट किया वो सारे मेट नहीं हुए, हल्का फुल्का गड़बड़ी हुआ, तो तुम्हारा प्रोजेक्ट कितना डाउन जा सकता है या फिर कितना अप जा सकता है। कहने का मतलब, अगर कहा जाए स्टैंडर्ड डिविएशन 10 रुपीज है, इसका मतलब होगा कि हो सकता है कि मैं प्रोजेक्ट से बस 90 रुपया कमा पाऊं, हो सकता है मैं 110 रुपया कमा पाऊं, नो प्रॉब्लम। यही है स्टैंडर्ड डिविएशन, कितना डेविएट करेगा तुम्हारे एस्टिमेशन से। यही अगर परसेंटेज की बात करें तो वहां वही चीज है कि क्या 1% कम कमाएंगे, अगर 1% आता है तुम्हारा क्या स्टैंडर्ड डिविएशन, या फिर 11% कमाएंगे। अब होता क्या है, जब भी कोई बड़ा बिजनेसमैन बिजनेस करता है ना, तो वो चाहता है स्टैंडर्ड डिविएशन जितना कम रहे उतना अच्छा है। क्यों, क्योंकि उसने एक एस्टिमेट लगाया और वो चाहता है वो हमेशा सही साबित हो, वो गलत साबित होना नहीं चाहता है अपने लाइफ में। वो प्रोजेक्ट इस ऑप्टिमिस्टिक सोच के साथ नहीं करता है कि चलो 10 रुपया का स्टैंडर्ड डिविएशन है मतलब 110 हो सकता है। वो हमेशा अपने दिमाग में ये फिगर नहीं लाता है, अगर वो स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करता है तो उसके दिमाग में आता है ये फिगर कि 10 रुपया नीचे गिर सकता है, 1% डाउन जा सकता है। वो कभी भी इसको नहीं सोचेगा। तो स्टैंडर्ड डिविएशन का सही अर्थ क्या है, तो वो ये है, वो स्टैंडर्ड डिविएशन कहता है या तो 10 रुपया नीचे या तो 10 रुपया ऊपर, वो ये नहीं कहता है कि 10 रुपया नीचे ही जाएगा। इसीलिए जब भी कोई बिजनेसमैन बिजनेस करता है तो वो समझता है इस चीज को जरूर है कि हाँ पॉजिटिव भी मूव कर सकता है, लेकिन हमेशा वो लोअर स्टैंडर्ड डिविएशन जिस प्रोजेक्ट का होगा उसी को चूज करेगा। क्यों, क्योंकि वो गलत साबित नहीं होना चाहता, वो अपने लाइफ में हमेशा सही साबित होना चाहता है, ठीक है। इसलिए आप लोग नोटिस करिएगा जब भी किसी प्रोजेक्ट को चूज करने का बात आएगा तो जिसका लोअर स्टैंडर्ड डिविएशन होगा उसी प्रोजेक्ट को चुना जाएगा आगे प्रोसीड करने के लिए। उसके पीछे सिंपल कारण है कि कोई भी बिजनेसमैन अपने एस्टिमेशन से ज्यादा मूवमेंट नहीं चाहता है, वो चाहता है हमेशा कि वो सही साबित हो, ठीक। अब आते हैं अपने क्वेश्चन में। हमारा क्वेश्चन जो है उसमें सिंपली हमसे पूछा गया एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट। अगर हम बात करें एनपीवी की, तो सर ये तो इंटर में पढ़ के आए थे, इसका सिंपल टर्म यही था कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ
कैश इनफ्लो माइनस इनिशियल कैश आउटफ्लो। क्या समझे? यही था ना? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो का मतलब क्या हुआ? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो क्यों करना पड़ा? प्रेजेंट वैल्यू क्यों किया हमने? समझो, हमने इन्वेस्टमेंट किया, मान लो ये मिस्टर ए है, ठीक है। मिस्टर ए के पास मान लेते हैं इन्वेस्ट करने के लिए 1000 रुपया था, और मिस्टर ए ने आज, टुडे, आज मतलब T0, आज आज 1000 रुपया इन्वेस्ट कर दिया। तो अब सा बात है, T0 पे हमारा कैश आउटफ्लो हो गया 1000 का, और मिस्टर ए को लगता है कि वो इस प्रोजेक्ट के 1 साल खत्म होने पे कमाएगा 400 रुपए, इस प्रोजेक्ट के 2 साल खत्म होने पे वो कमाएगा, मान लेते हैं 200 रुपए, और ये प्रोजेक्ट थर्ड ईयर में एंड हो जाएगा, इसके आगे ये प्रोजेक्ट नहीं चलेगा, और उसका मानना है वो लास्ट ईयर में कमाएगा फिर से 400 रुपए। ठीक है, मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखा जाए तो 400 400 प्लस 2 1000 हो रहा है कि नहीं? तो सर देखने में तो लग रहा है ना प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है ना लॉस में है, इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। पर सच्चाई तो ये है कि ये प्रोजेक्ट लॉस में है। ठीक है, थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, मान लो ये भी 400 रुपए, ठीक है, तो 1200 रुपए। सर प्रोजेक्ट तो प्रॉफिटेबल लग रहा है, 200 रुपए कमा लेगा 1000 रुपए लगा के, पर यहीं पे आता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या कहता है? वो कहता है कि मैं 400 रुपए साल एक के अंत पे कमाऊंगा। जब साल एक के अंत पे कमाऊंगा तो क्या उस 400 रुपए की कीमत 400 रुपए है आज? आप खुद सोच के देखो, आज से 10 साल पहले आप 10 रुपए में जो चीज खरीद सकते थे, क्या वही चीज आज आप 10 रुपए में खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते ना। इसी को कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो अब मिस्टर ये सोचेगा कि ये 400 रुपए, तो मैं सोच रहा हूँ 400 400 1200 रुपए कमाऊंगा, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि 400 का वैल्यू 400 ही रहेगा आज से 1 साल बाद। जो सेकेंड ईयर में 400 कमाऊंगा उसका वैल्यू 400 ही रहेगा, जो थर्ड ईयर में उसका वैल्यू 400 ही रहेगा। तो वो यहाँ पे यूज करता है प्रेजेंट वैल्यू। अब प्रेजेंट वैल्यू करने के लिए उसको चाहिए डिस्काउंटिंग फैक्टर। अब ये डिस्काउंटिंग फैक्टर कुछ भी हो सकता है। मिस्टर ए चाहे तो जो रिस्क फ्री रेट है उसका यूज कर सकता है। अब ये रिस्क फ्री रेट क्या होता है? वो रेट जिसपे आप इन्वेस्ट करते हैं, कहां? बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, एफडी, फिक्स डिपॉजिट, ये सब क्या है? रिस्क फ्री रेट, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या चाहे तो वो अपना खुद का भी कोई भी रेट यूज कर सकता है, जो उसको लगता है कि हाँ अगर मैंने ये पैसे यहां नहीं लगाए होते तो मैं ऐसे भी ये पैसे कहीं और लगा कुछ और कमा सकता था, मतलब अपना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का रेट। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू करने के लिए क्वेश्चन में रेट गिवन होता है, जनरली रिस्क फ्री रेट का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब ये इस पैसे को मान लेते हैं 10% है रिस्क फ्री रेट, तो इस पैसे को ये खींचेगा 1 साल आगे, इस पैसे को ये खींचेगा 2 साल आगे। क्यों? क्योंकि ये सेकंड ईयर के अंत पे है, और इस पैसे को ये खींचेगा 3 साल आगे। तब उसे वो अमाउंट मिल पाएगा जिससे वो कंपेयर कर पाए इसके साथ। क्या समझे? कंपेयर तो ऐसे भी किया उसने, 1200 माइनस 1000, 200 रुपए का प्रॉफिट, लेकिन ये कंपेरिजन गलत था, क्योंकि उसने 1000 रुपए आज लगाए और 400 रुपए कब मिलेंगे? ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3 के अंत पे, और उस टाइम उस 400 का वैल्यू 400 रुपए नहीं है। अब वो उस 400 रुपए में वो काम नहीं कर सकता जो वो 400 रुपए में इस समय में कर सकता था। क्या समझे? तो 400 भागे 1.10 करोगे तो आपका आंसर आएगा 363 पहले वाले का। फिर 1.10 करोगे तो इसका 330, और इस वाले का 400 भागे 1.10 भागे 1.10 भागे 1.10, आपका आंसर आएगा 300 पॉइंट, जो भी इसको हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, डिसिमल को इग्नोर कर रहे हैं। तो 363 प्लस 330 प्लस 300, 993 रुपया प्रेजेंट वैल्यू होता है। अब एनपीवी के हिसाब से ये प्रोजेक्ट वायबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा एनपीवी आएगा 7 रुपए नेगेटिव।
आया समझ में? एक प्रोजेक्ट जो देखने में हमें प्रॉफिटेबल लग रहा था पर वो सही मायने में प्रॉफिटेबल नहीं था। आया समझ में? कोई दिक्कत? यही कॉन्सेप्ट है एनपीवी का। एनपीवी सिंपली इतना ही कहना चाहता है कि ठीक है आपका कैश फ्लो ये है ईयर 1 के एंड पे, ईयर 2 के एंड पे, ईयर 3 के एंड पे, ये सारा एस्टिमेशन है। सही पूछो तो ये सारा चीज एस्टिमेट किया जा रहा है। अभी तक ना 1 रुपया इन्वेस्ट हुआ है ना 1 रुपया कमाई हुआ है। पर बिजनेस स्टार्ट करने के पहले लोग कैलकुलेशन करते हैं, अगर वो गधे ना हो तो। मतलब स्मॉल बिजनेसमैन जो है उनको तो दिमाग में घुसा भरा है, उनको बस इतना पता है कि आज पैसा इन्वेस्ट किया, कल कमाया फिर इन्वेस्ट किया, ना प्रॉफिट लॉस से मतलब ना क्या उनका रेट ऑफ रिटर्न है उससे मतलब। लेकिन जो बड़ा बिजनेसमैन है वो ये चीजें समझता है, वो किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के पहले ये चीजें ऑब्वियसली कैलकुलेट करेगा, भले उसका एस्टिमेशन फेल हो जाए, नो प्रॉब्लम, पर एस्टिमेट करेगा। क्या समझे? तो हम लोग अभी जो भी चीज पढ़ने जा रहे हैं वो सारा क्या होगा? एस्टिमेशन, कोई एक्चुअल नहीं है। तो सारा चीज एस्टिमेशन है कि हाँ मैं इतना पैसा है मेरे पास, मैं यहाँ इन्वेस्ट करूंगा तो ऐसा ऐसा कैश फ्लो होगा, सारा एस्टिमेशन है। ठीक है, तो आओ अपने पहले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है और मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने सॉल्व किया था इसका फर्स्ट पार्ट, लेकिन उस टाइम अटक बहुत ज्यादा रहा था, तो हम लोग आज फिर से सॉल्व कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। सबसे पहले बात है सीफैट। सीफैट क्या है? कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। कैश फ्लो आफ्टर टैक्स कहने का मतलब, पैट पढ़ा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगर पैट में सारा नॉन कैश एक्सपेंस को जोड़ दिया जाए तो वो बन जाता है सीफैट आफ्टर टैक्स। सारे नॉन कैश एक्सपेंस को जोड़ दोगे तो वो बन जाएगा सीफैट आफ्टर टैक्स, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। ऑब्वियसली फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन, क्या डेप्रिसिएशन सही मायने में कैश फ्लो है मेरा? क्या कैश आउटफ्लो हुआ है? हाँ हुआ है, पर कई साल पहले हुआ है, आज तो नहीं हुआ ना। लेकिन उस डिप्रिसिएशन से मेरा टैक्स पे इंपैक्ट तो पड़ता है, मतलब मेरा टैक्स लेस होता है कि नहीं? जब मेरा टैक्स लेस होता है तो टैक्स का इंपैक्ट तो लेना पड़ेगा। तो पहले हम लोग टैक्स का इंपैक्ट ले लेते हैं और उसके बाद जो भी नॉन कैश एक्सपेंस फॉर एग्जांपल डिप्रिसिएशन को वापस जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाता है? सीफैट, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। आया समझ में? साथ ही साथ हमारा कुछ और कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ हो, ठीक है, तो उसे भी हम माइनस करते हैं, क्योंकि हम क्या बात कर रहे हैं? कैश फ्लो का। ध्यान रखना, प्रॉफिट लॉस का तो बात कर नहीं रहे। क्या हम लोग प्रॉफिट लॉस का बात कर रहे हैं? नहीं ना, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स का बात कर रहे हैं। तो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स में अगर मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ तो वो माइनस होगा। अगर मैंने कोई एसेट बेचा तो उससे जो कैश इनफ्लो हुआ वो जुड़ेगा आफ्टर टैक्स। कैपिटल गेन आफ्टर टैक्स जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा? क्योंकि मुझे कैश फ्लो निकालना है ना। जब मुझे कैश फ्लो निकालना है तो प्रॉफिट लॉस का कॉन्सेप्ट को भूल जाना है। प्रॉफिट लॉस एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, उसका पैट मुझे जो चाहिए मैं उसके पैट का इस्तेमाल करूंगा, उसे उठाने के बाद जितना नॉन कैश आइटम है उसे जोड़ूंगा, साथ ही साथ जो मेरा कैपिटल गेन हुआ है उसे भी जोड़ूंगा आफ्टर टैक्स, क्योंकि मुझे सी फैट चाहिए। तो कैपिटल गेन पे टैक्स का आउटफ्लो होगा। क्या समझे? तो कैपिटल गेन आफ्टर टैक्स। और कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है तो मशीनरी खरीद लिया तो कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस होगा। साथ ही साथ मेरा वर्किंग कैपिटल अगर इंक्रीज हुआ तो वो भी माइनस होगा, और डिक्रीज हुआ तो ऐड होगा। आया समझ में? तो हमारा सी फैट सिंपल मायने में देखें तो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स है, और वो कुछ नहीं, अपना अकाउंटिंग का कैश फ्लो है। सही से देखो तो अकाउंटिंग का जब हम लोग कैश फ्लो पढ़ते हो वही चीज है सी फैट, मोटा मोटी मोरलेस सेम है। ठीक है, टैक्स का इंपैक्ट लेकर के। अब देखो, बहुत लोग जब भी कैश फ्लो पढ़ते हैं तो उसमें कैश फ्लो एक अलग चीज है, पर मेरे हिसाब से, मैंने आउट ऑफ द टॉपिक जा रहा हूं, पर समझना इस चीज को, बड़ा इजी चीज है। कैश फ्लो क्या समझते हो? एक और स्टेटमेंट, पर मेरे हिसाब से कैश फ्लो कुछ नहीं है, अगर प्रॉफिट एंड लॉस को एक्रूअल नहीं कैश बेसिस पे बनाया जाए तो वो कैश फ्लो है। आया समझ में?
यही है कैश फ्लो। तो बच्चे कैश फ्लो को अलग तरीके से समझते हैं, इसमें ये होता है ऐसे, माइनस, ये प्लस, ये ऐड, ये लेस, पर सही मायने में कैश फ्लो कुछ नहीं है। प्रॉफिट और लॉस को अगर कैश बेसिस पे बनाया जाए, एक्रूवल बेसिस पे ना बनाया जाए, तो क्या बनता है? कैश फ्लो। ठीक है, खैर वो अकाउंटिंग का मैटर है, कभी अकाउंटिंग पढ़ाने का शुभ मुहूर्त हुआ तो हम लोग उस पर भी समझेंगे। ठीक है, और अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे मान लेते हैं स्काइलर एयरवेज है, ये मिस्टर ए है। ठीक है, मिस्टर ए के पास क्या था? 50 लाख रुपया। वो इन्वेस्ट करना चाह रहा है, उसने इन्वेस्ट करना चाह रहा है, इन्वेस्ट किया नहीं है, वो कैलकुलेट कर रहा है, क्या मैं इन्वेस्ट करूं इस प्रोजेक्ट में, क्या मैं इन्वेस्ट करूं? तो क्या करेगा? हिसाब लगाएगा, मेरे पास आज कितना है एट अ T0, 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए। अगर मैं ये इन्वेस्ट करता हूं तो मुझे लगता है कि मैं इस तरह से आने वाले 3 सालों में पैसे कमाऊंगा। ठीक है, पर वो अभी भी कंफ्यूज है, उसे लगता है कि ईयर 1 में कमाने का उम्मीद 14 लाख भी है, कमाने का उम्मीद 18 लाख भी है, और कमाने का उम्मीद 25 लाख, 40 लाख भी है। ईयर 2 में भी ऑफिस सोच रहा है कि 15 लाख भी कमा सकता हूँ, 20 लाख भी कमा सकता हूँ, 32 लाख भी कमा सकता हूँ, 45 लाख भी कमा सकता हूँ। ऐसे ईयर 3 में मैंने उसका एस्टिमेशन ऐसा है, उसे लगता है कि ईयर 1 में 14 लाख भी कमा सकता है, 18 लाख भी कमा सकता है, 25 भी कमा सकता है, 40 भी कमा सकता है। वैसे ईयर 2 और ईयर 3 के लिए भी सोच रहा है। तो अब सवाल आता है कि जब मुझे एनपीवी निकालना है तो मुझे ईयर 1 में एक ही कैश इनफ्लो चाहिए, ईयर 2 में एक ही कैश इनफ्लो चाहिए, और ईयर 3 में एक ही कैश इनफ्लो चाहिए। उसे लग तो ये 4 चीजें रही हैं। तो अब उससे बोला गया कि भाई साहब, ऐसे नहीं निकल पाएगा तुम्हारा कैलकुलेशन, तुम्हें 14 लाख कमाने का क्या उम्मीद है? तो उसने कहा 10% मेरे पास लगता है कि मैं फर्स्ट ईयर में 14 लाख कमाऊंगा। मुझे 18 लाख कमाने का क्या उम्मीद है? बोला 20% का चांस लग रहा है मुझे, और 25 लाख में 40%, और 40 लाख में 30% का चांस लग रहा है। तो उसको कहा गया तो तुम एक काम करो, क्या करो, तुम एक्सपेक्टेड सीफेट निकाल लो, मतलब एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो निकाल लो ईयर 1 का पहले, एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो निकाल लो ईयर 1 का पहले, वैसे ही ईयर 2 का भी निकाल लो, फिर ईयर 3 का भी निकाल लो। तो तुम्हें हर ईयर में एक एक कैश इनफ्लो मिल जाएगा, और हमें यही तो चाहिए। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है? अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं तो हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होगा निकालना एक्सपेक्टेड सी फैट। और वो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ईयर 1 का, और वो कितना होगा? 14 गुने 0.10 प्लस 18 गुने 0.20 प्लस 25 गुने 0.40 प्लस 40 गुने 0.30। ठीक है, चलिए निकालिए कितना होगा। 14 गुने 0.10, 18 गुने 0.20, 25 गुने 0.40, 40 गुने 0.30, 27। ठीक है, कितना होगा? 27। वैसे ही ईयर 2, ईयर 3, तो हम लोग के पास ना उतना समय है कि इस तरह से किया जाए, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है मेरा काम सिर्फ और सिर्फ आपको गाइड करना है। क्वेश्चन कौन बनाएगा? आप। तो मैंने फॉर गाइड आपको बता दिया है कैसे आपको सीफेट निकालना है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा आंसर दिया गया है उसे उठा लेंगे। ठीक है, अब इस तरह से टेबल बना के सॉल्व करने जाओगे तो काफी टाइम टेकिंग है कि नहीं? और इस तरह से अगर लाइन में लिख दूं तो इट टेक लेसर टाइम, विद इन अ मिनट, विद इन मिनट क्या, विद इन 30 सेकेंड, विद इन 15 सेकेंड, 30 सेकेंड सॉल्व हो जाएगा। ज्यादा अच्छा क्या है, ऐसे टेबल बनाना या फिर ऐसे सॉल्व करना? मैंने पूरा AFM
ऐसे ही सॉल्व किया। ठीक है, मैं ज्यादातर टेबल यूज नहीं करता, हाँ जहां जहां यूज है ड्यूरेशन निकालने के टाइम वहां पे जरूरत है वहां यूज करता हूँ बॉन्ड का ड्यूरेशन, पर जनरली यूज करने से परहेज करता हूँ टेबल को, क्योंकि टाइम टेकिंग होता है। ठीक है, तो ईयर 2 का कितना आएगा 9.30 निकाल लेना अपना तुम लोग, और ईयर 3 का आएगा 27.90। अब जब मुझे हर साल का एक्सपेक्टेड सी फैट मिल चुका है, मिल गया ना, अब मेरे पास एक ही एक कैश फ्लो है ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3 का। अब क्या करना है सर, प्रेजेंट वैल्यू करना पड़ेगा, और प्रेजेंट वैल्यू करने के लिए हमें रिस्क फ्री रेट दिया गया है। ये कोई भी रेट हो सकता है जो इन्हें रिस्क फ्री हो। अगर इन्वेस्टर को लग रहा है तो उसको 10% लेना है 10% लेगा, अगर इन्वेस्टर को लग रहा है कि उसे 20% लेना है 20% लेगा सॉल्व करने के लिए। ये इन्वेस्टर के पूरे पूरे डिसीजन पर डिपेंड करता है कि वो अपना पैसा लगा करके कितना कमाना चाह रहा है और क्या उसका उम्मीद है। ठीक है, इसने 6% लिया, हम लोग भी 6% लेंगे। तो अगर मैं बात करूं तो अब मैं निकालूंगा एनपीवी, और एनपीवी के लिए भी मैं टेबल फॉर्म नहीं करता, ध्यान रखना। ये प्रैक्टिस करते करते अपने आप आपको आइडिया हो जाता है कि कब कैसे क्या लिखा जाए कि हमारा आंसर बिना टेबल के भी सॉल्व हो जाएगा। क्या समझ आया समझ में? माइनस क्या 50 लाख, आइए एनपीवी निकालते हैं, कितना हुआ 27 डिवाइड बाई 1.06, 29.30 डिवाइड बाई 1.06 डिवाइड बाई 1.06, हाँ 26.08 प्लस 27.90 डिवाइड बाई 1.06 डिवाइड बाई 1.06 डिवाइड बाई 1.06, 23.43, और इनको हम लोग जोड़ लेंगे 25.47 प्लस 26.08 प्लस 23.43 24.98 -50। तो हमारे प्रोजेक्ट का एनपीवी है 24.98। तो कुछ गलती ना हुआ हो तो मेरे ख्याल से 24.98, ठीक है, लैक्स। अब हमारा आंसर ऐसे सॉल्व करने में मुश्किल से मुश्किल 3 से 4 लाइन में निकल गया, और एग्जाम में अगर ये टेबल ड्राफ्ट करने बैठ जाए तो हमें लगता है कि आपका आधा घंटा इसी टेबल में निकल जाएगा। जब हम 5 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं, 2 मिनट 4 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, तो टेबल बना करके उस पर आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट बर्बाद करने का क्या फायदा। ठीक है, तो ये तो बात हुआ एमपीवी का। यहां तक तो हम लोगों से सीए इंटर में भी पढ़ रखा था, सीए इंटर में तो ये सब पढ़ते आ ही रहे थे। यहाँ क्या एक्स्ट्रा है एडवांस कैपिटल बस्टिंग में, कौन सा कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा है? तो मिस्टर ए एनपीवी उसको मिल गया पर वो खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है? क्योंकि उसको लगता है वो कितना सही साबित होगा उसको अब ये जानना है। उसका प्रोजेक्ट बोल रहा है कि 24,98,000 रुपया कमाओगे, लेकिन मिस्टर ए को लगता है कि उसका एस्टिमेशन कितना सही है उसको ये भी जानना है। तो क्या बोलेगा वो? स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के दो कि अगर मैं गलत साबित हूं तो कितना गलत साबित हो सकता हूं। याद रखना मिस्टर ए को गलत साबित होना अच्छा नहीं लगता है, समझ में आया? स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम आए उतना अच्छा है मिस्टर ए के लिए। अभी जो स्टैंडर्ड डेविएशन टर्म है, लोग जब पोर्टफोलियो पढ़ते हैं तो माइंड में बैठा लेते हैं सिर्फ परसेंटेज के लिए होता है, ऐसा नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन किसी भी अमाउंट पे निकल सकता है, परसेंटेज पे निकल सकता है, किसी चीज पे निकल सकता है। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ इतना बताता है कि आपका जो एक्सपेक्टेशन है उससे कितना डाउन या कितना अप मूव कर सकता है एक्चुअल रिजल्ट आया समझ में? पर स्टैंडर्ड डिविएशन के पहले उसका एक दोस्त आता है, उसका नाम है वेरिएंस।
इसके बारे में जानते ही होंगे। स्टैंडर्ड डिविएशन इसी का दोस्त है। क्यों? स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट वेरिएंस। इसका मतलब मुझे सबसे पहले क्या निकालना होगा? अगर कभी भी हमें स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है तो उसके पहले क्या निकालना होगा? वेरिएंस। और वेरिएंस का फॉर्मूला जो पोर्टफोलियो में पढ़ के आए थे वही फॉर्मूला यहां भी है। और वो दो फॉर्मूला क्या था? x माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइड बाई एन सम ऑफ। अगर हिस्टोरिकल डाटा है तो हम ये यूज करते थे, लेकिन कैपिटल बस्टिंग का एक बड़ा खासियत वाला चीज क्या है कि यहाँ हिस्टोरिकल डाटा कैसे होगा सर? हो ही नहीं सकता। मिस्टर ए क्या कर रहा है? अनुमान लगा रहा है इन्वेस्ट करने का, भविष्य का। तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। मतलब हो सकता है आपको एग्जाम में कभी हिस्टोरिकल डाटा दे भी दे, पर इस फॉर्मूला का इस्तेमाल होना कैपिटल बस्टिंग में एक तरह से नेग्लिजिबल है, हो ही नहीं सकता। तो कैपिटल बस्टिंग का पूरा कॉन्सेप्ट यही है कि एक मिस्टर ए है जिसके पास पैसा है, वो पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, उसके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट है और वो कंफ्यूज है कि कहां इन्वेस्ट करे। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फ्यूचरिस्टिक एस्टिमेशन हो सकता है और वहां पर सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी आएगा। ये ध्यान रखिएगा, कभी भी हिस्टोरिकल डाटा वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं होगा इनटू प्रोबेबिलिटी। आया समझ में? ये था अपना दूसरा फॉर्मूला वेरिएंस का। अब जब अपने क्वेश्चन को हम ध्यान से देखें तो एक चीज और जान लीजिए, वेरिएंस निकालने का, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने का दो तरीका है कैपिटल बस्टिंग में। ठीक है, फॉर्मूला यही है, फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं है। दो तरीका है लास्ट स्टेप में। लास्ट स्टेप में दो चेंजेस है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, दोनों जगह पे जब निकाला गया स्टैंडर्ड डिविएशन, दोनों में डिफरेंस है। वो क्यों है वो भी समझेंगे और क्या कारण है वो भी समझेंगे। ठीक है, तो अब देखा जाए अपने क्वेश्चन के अंदर तो हमें दिखेगा कि हर साल में वेरिएंस है कि नहीं? इसका एक्सपेक्टेड क्या था? 27 लाख। क्या वेरिएंस नहीं है? 27 से अप जाने का 13 लाख, डाउन जाने का 2 लाख, डाउन जाने का 5 लाख। पर फिर हमें यहाँ एक चीज चाहिए, 27 लाख से कितना डाउन जा सकता है? एक डाटा दो, ये मत दो कि 27 से 14 इतना नीचे है, 27 से 18 इतना नीचे है, 27 से 25 2 लाख नीचे है, 27 से 40 13 लाख ऊपर है। ऐसे थोड़े काम चलेगा। मुझे एक डाटा चाहिए। क्या समझ? मुझे एक डाटा चाहिए। सबसे पहले निकलेगा ईयर 1 का वेरिएंस, फिर निकलेगा ईयर 2 का वेरिएंस, फिर निकलेगा ईयर 3 का वेरिएंस। हमें हर तीनों साल का अलग अलग वेरिएंस पहले निकालना होगा, क्योंकि ईयर 1 में आप देख सकते हो कि जो भी आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट था उससे आपका जो एक्सपेक्टेशन है वो काफी हद तक मूव कर रहा है। एक्स बार, ये क्या हो जाएगा? एक्स बार, और ये क्या है? एक्स। तो रिटर्न में था, वैसे यहां पर कितना आया था आंसर में? 29.3। ये क्या हो जाएगा? एक्स बार। और ये क्या है? ये सब क्या है? एक्स। इसमें कितना आया था? 27.9। ये क्या हो जाएगा? एक्स बार। और ये सब क्या है? एक्स। तो हम ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 तीनों साल का हम लोग क्या निकालेंगे? वेरिएंस। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन का बड़ा भाई है वेरिएंस। जब तक वेरिएंस निकलेगा नहीं स्टैंडर्ड डिविएशन निकल नहीं सकता। तो हम लोग पहले ईयर 1 का वेरिएंस, ईयर 2 का वेरिएंस और ईयर 3 का वेरिएंस, तीनों साल का वेरिएंस निकालेंगे। मैं आपके लिए सिर्फ और सिर्फ ईयर 1 का वेरिएंस निकालूंगा। ईयर 2 और 3 आप खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग ईयर 1 का वेरिएंस निकालने के लिए बैठते हैं। ईयर 1 क्या होगा? ईयर 1 का तो 27 था आपका एक्सपेक्टेड, तो 14 माइनस 27 का स्क्वायर। प्रोबेबिलिटी क्या था?
0.10। उसके बाद सर 18 माइनस 27 का स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी क्या था 0.20। उसके बाद क्या था 25 माइनस 27 का स्क्वायर इंटू 0.40। और लास्टली था आपका 40 माइनस 27 का स्क्वायर इंटू 0.30। तो कितना निकलेगा 14 माइनस 27 का स्क्वायर 169 इंटू 0.10 16.90 प्लस 18 माइनस 27 का स्क्वायर इंटू 0.20 16.20 25 माइनस 27 का स्क्वायर इंटू 0.40 1.60 40 माइनस 27 का स्क्वायर इंटू 0.30 50.70। जोड़ लीजिए सबको 16.90 प्लस 16.20 प्लस 1.60 प्लस 50.70 85.40। ये क्या आया वेरिएंस ऑफ ईयर 1। ऐसी आप निकालिए क्या वेरिएंस ऑफ ईयर 2, वेरिएंस ऑफ ईयर 2। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पहले लिख लेते हैं हम लोग वेरिएंस ऑफ ईयर 2 क्या दिया गया है। ईयर 1 अपना पहले मिला लीजिए 85.40, अपना भी क्या है 85.40। और आप खुद सोचिए क्या इतना लंबा चौड़ा टेबल फॉर्म करना एग्जाम में फिजिबल है? इसी एक क्वेश्चन में आधा घंटा लग जाएगा, नहीं लग जाएगा? हम लोग क्या यूज करते हैं स्ट्रेट लाइन में सॉल्व करना, ठीक है। तो ईयर 1 का वेरिएंस तो निकल गया 85.40। ईयर 2 का कितना निकलेगा वैसे ही 15 माइनस 29.30 20 माइनस 29.30 इंटू प्रोबेबिलिटी इंटू प्रोबेबिलिटी इंटू प्रोबेबिलिटी स्क्वायर करके, ठीक है। तो इसका आएगा 98.61। वैसे ही ईयर 3 का निकाल लेते हैं हम लोग, दिया गया है जो हमारे अथी में। कितना है ईयर 3 का 24.29। अब देखिए अगर हर साल मेरा एक्सपेक्टेड कैश फ्लो सेम है तब तो स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने का अलग तरीका दे रखा है, मतलब ये फर्स्ट स्टेप जो किया ना इतना में ही निकल जाता सारा आंसर, ठीक है। ईयर 2 ईयर 3 का निकालने का जरूरत नहीं था, क्वेश्चन नंबर 2 में वही चीज किया गया है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में दिक्कत क्या है कि ईयर 1 के एंड पर ये वेरिएंस है, क्या समझे, ईयर 2 के एंड पर ये वेरिएंस है और ईयर 3 के एंड पे ये वेरिएंस है। और हमें आज कंपेयर करना है कि नहीं, और हर साल अलग अलग वेरिएंस है। ईयर 1 के एंड पे कुछ और है, ईयर 2 के एंड पे कुछ और है और ईयर 3 के एंड पे कुछ और है। तो इन तीनों को एक करने का जब बात आया तो फॉर्मूला को याद रखने के लिए एक सिंपल तरीका आपको बताया जा रहा है। डिविएशन ऑफ प्रोजेक्ट का अगर बात किया जाए तो सबसे पहला चीज समझिए, हम क्या करेंगे प्रेजेंट वैल्यू करना पड़ेगा सर, सारे वेरिएंस को खींचना पड़ेगा तब तो समझ में आए कि भाई कितना डेविएट करेगा अपना, किससे क्या डेविएट करेगा। ये जो हमने अमाउंट निकाला 24.98 लाख से कितना प्रोजेक्ट डेविएट कर सकता है, ये तो आज का है ना। सर आज पे पहुंचना होगा, कैसे किया जाए, ये तो सर अलग अलग है, ईयर 1 के एंड पे कुछ और, ईयर 2 के एंड पे कुछ और, ईयर 3 के एंड पे कुछ और। तो जब प्रोजेक्ट का निकालने का बात आया तो हमने कहा कोई बात नहीं, फॉर्मूला याद रखने के लिए बता रहा हूं, फॉर्मूला ये नहीं है, ध्यान रखिएगा। 85.40 को सर एक साल पहले खींच लेते हैं। फिर कहा गया कि 98.61 को, कितना 98.61 था कि 69 था, 98.61 98.61 को सर 2 साल आगे खींचना पड़ेगा तब तो आज कंपेयर कर पाएंगे। 74.29 को सर 3 साल आगे खींच लेते हैं, क्या समझे, हमने ये चीज कहा। पर हमें पता चला सर ऐसे खींचेंगे भी तो ये हमको क्या रिजल्ट देगा, वेरिएंस बता देगा ना।
हमने लगाया अंडर रूट, अब स्टैंडर्ड डेविएशन बनेगा ना सर, वेरिएंस का अंडर रूट, वेरिएंस का अंडर रूट। पर ध्यान रखना ये फॉर्मूला मुझे भी समझ में नहीं आया, लेकिन याद रखने का तरीका यही है कि ये ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3 के एंड पे डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंस है, तो इनको सबसे पहले खींचना होगा आगे हमें ईयर 0 पे, तो हमने खींचा इसे, ईयर 1 को खींचा ईयर 0 पे, ईयर 2 को खींचा ईयर 0 पे, ईयर 3 को खींचा ईयर 0 पे, खींच के ले आए तो था तो वेरिएंस ही, तो कर दिया अंडर रूट। लेकिन अंडर रूट करते के साथ अब नीचे वाले सारे को 2 से मल्टीप्लाई करते चल जाओ पावर को, अब आपका फॉर्मूला कंप्लीट हुआ। आया समझ में? याद रखने के लिए, ठीक है, याद ऐसे ही रख पाओगे फॉर्मूला को। अगर डिफरेंट वेरिएंस है तो क्या करना है, सबसे पहले सर सारे वेरिएंस को खींचना है ईयर 0 पे, तो खींच लिया हमने ईयर 0 पे, नॉर्मल प्रेजेंट वैल्यू करने का तरीका था उसी का यूज किया खींचने के लिए, आ गया ईयर 0 पे। अब सर था तो वेरिएंस ही ना, निकालना हमें डेविएशन है, तो मार दिया अंडर रूट, अंडर रूट मारते के साथ हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया सारे को। क्यों मल्टीप्लाई किया, इसका रीजन सिंपल है, जैसे ही अंडर रूट लगेगा, खींचना हमें तो 1.60 से था, तो उसमें पावर 1/2 आ गया कि नहीं, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो प्रेजेंट वैल्यू सही से काम कर पाए, खींचना तो 1 साल पहले है ना, हमें प्रेजेंट वैल्यू खींचना तो 1 साल पहले है ना, तो 1/2 का जो इम्पैक्ट आ गया 1.60 पे भी उसको हटाना पड़ेगा ना, तो हटाने के लिए सबको स्क्वायरिंग कर दिया, ताकि वो जो 1/2 का इम्पैक्ट आया किस पर, प्रेजेंट वैल्यू करने वाले फैक्टर पे, वो ठीक हो जाए। सॉरी 60 नहीं, 1.106, 1.106, 1.106, ठीक है, 60 नहीं, ऊपर सही किया था ना, 1.106, हाँ 1.06, 106 क्या बोल रहा हूँ, 1.06, ठीक है। अब जब आंसर निकालोगे तो अपना आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 85.40 डिवाइड बाई 1.06 डिवाइड बाई 1.06, 26.006 प्लस, टेढ़ा हो गया, टेढ़ा कहाँ हो गया, अरे यार या तो नीचे या तो ऊपर, 76.006 प्लस 98.61 डिवाइड बाई 1.06 डिवाइड बाई 1.06, चावल करना होगा, डिवाइड बाई 1.06 डिवाइड बाई 1.06, कितना आया 78.11, इसको 6 बार 74.29 डिवाइड बाई 1.06, 1 2 3 4 5 6, 52.37, इनको जोड़ लो, $76.006 प्लस 78.11 प्लस 52.37 का अंडर रूट 14.36, और हमारा आंसर क्या है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, 14.36। आया समझ में? ये फॉर्मूला कैसे बना, कैसे याद रखना है, हर साल का अलग अलग वेरिएंस था, तो हमने उसको खींचा पहले 1.06, 1.6 का स्क्वायर, 1.06 का क्यूब ईयर 3 वाले को। लेकिन जब डेविएशन निकालना है तो वेरिएंस पे क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट लगाना पड़ेगा, लगाया अंडर रूट, जैसे ही अंडर रूट लगाया उसका इंपैक्ट इस पर भी आ गया, इस पर भी आ गया, इस पर भी आ गया, तो इससे तो इंपैक्ट हटाना पड़ेगा ना, ये तो प्रेजेंट वैल्यू करने के लिए है, तो हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 इंटू 2, 2 इंटू 2 और 3 इंटू 2, ऐसा समझ। उसके बाद थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, उसको समझ लेना डेविएशन क्या है, ठीक। और क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग कुछ देर में समझेंगे, तब तक के लिए थोड़ा सा इंतजार करो, तब तक समझो इस चीज को, बनाओ पूरा क्वेश्चन।
हेलो, तो चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब एक साइबर कंपनी मतलब मिस्टर ए के पास कितना पैसा है? 5 लाख रुपया है, लेकिन दो तो प्रोजेक्ट, ठीक है, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, और दोनों प्रोजेक्ट का लाइफ 5 साल है। क्या समझे? और 3 सिचुएशन, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा तो प्रोजेक्ट ए हर साल 6 लाख रुपया का रिटर्न देगा। मैंने ईयर 1 में 6 लाख, ईयर 2 में 6 लाख, ईयर 3 में 6 लाख, ईयर 4 में 6 लाख, ईयर 5 में 6 लाख। बहुत अच्छा रहा तो प्रोजेक्ट बी हर साल 5 लाख रुपया देगा। नॉर्मल रहा तो प्रोजेक्ट ए 4 लाख देगा और प्रोजेक्ट बी भी 4 लाख का इनफ्लो देगा हर साल, ईयर 1 to 5 तक। और बहुत खराब कंडीशन रहा तो भी प्रोजेक्ट ए 2 लाख देगा और प्रोजेक्ट बी 3 लाख देगा उस केस में। अब ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे बढ़िया क्वेश्चन कौन सा है? 2 नंबर क्वेश्चन। देखो क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 7%, मैंने इसको प्रेजेंट वैल्यू करने के लिए 7% अच्छा लगा। तो अगर हम बात करें कि प्रोजेक्ट ए चलो अच्छा रहे, नॉर्मल रहे चाहे खराब रहे, मेरा एक्सपेक्टेड कैश फ्लो क्या होगा प्रोजेक्ट ए के अंदर? एक्सपेक्टेड कैश फ्लो प्रोजेक्ट ए का कितना होगा? तो सर 6 गुने 0.30 प्लस 4 गुने 0.40 प्लस 2 गुने 0.30। इसका मतलब 6 गुने 0.30, 4 गुने 0.40 और 2 गुने 0.30 इक्वल्स टू जीटी 4 लाख। मतलब प्रोजेक्ट ए कहना चाह रहा है कि वो 4 लाख रुपया हर साल इनफ्लो देगा, एक्सपेक्टेड इनफ्लो हर साल 4 लाख, ठीक है। वैसे प्रोजेक्ट बी का निकालेंगे तो कितना निकलेगा? सर 5 गुने 0.30, 4 गुने 0.40 और 3 गुने 0.30 और जीटी करेंगे तो निकलेगा कि प्रोजेक्ट बी भी हर साल एक्सपेक्टेड कैश फ्लो 4 लाख का होगा। तो अगर हम कुछ अपने राइटिंग पैड पर आए और एनपीवी का बात करें निकालने का, तो एनपीवी क्या होगा? सर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस इनिशियल कैश आउटफ्लो। क्या समझ? तो सर प्रोजेक्ट ए का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो का बात कर, सर हर साल 4 लाख, हर साल क्या 4 लाख, और ये 5 साल तक कमाएंगे तो प्रेजेंट वैल्यू पीबीआईएफए एन्युटी फैक्टर लगा लेंगे। किससे? सर 7% 5 ईयर। या तो हर बार 4 लाख का प्रेजेंट वैल्यू करे, या तो एन्युटी फैक्टर सीधा लगा के 1 ईयर में निकाल ले। वो भी कर सकते हो, 4 लाख डिवाइड 1.07, 4 लाख डिवाइड 1.07 का स्क्वायर कर सकते हो। माइनस इन्वेस्टमेंट तो दोनों प्रोजेक्ट में सेम था सर, कितना था? 5 लाख, 5 लाख। तो अगर प्रोजेक्ट ए के एनपीवी की बात करें तो वो कितना आएगा? सर पहले तो पीवीआईएफए निकाल लेते हैं, तो 1 डिवाइड बाई 1.07, ठीक है। 1 2 3 4 5 करेंगे जीटी 4.1001, ठीक है। तो 4 लाख मल्टीप्लाई बाई 4.1002 माइनस 5 लाख। तो 4 लाख गुने 4.100, सॉरी 4 लाख गुने 4.1002 इक्वल्स टू 16,40,000। माइनस 5 लाख। तो एनपीवी कितना आ गया? 11,40,000। तो प्रोजेक्ट ए का एनपीवी तो बढ़िया, इन्वेस्ट कर देना चाहिए। और उसके पहले प्रोजेक्ट बी भी तो है, तो उसको भी चेक कर लेते हैं, आइए। अब प्रोजेक्ट बी का भी सेम आएगा, क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट बी का भी एक्सपेक्टेड कैश फ्लो क्या है? सर 4 लाख हर साल।
इंटू PVIFA 7% 5 ईयर माइनस 5 लाख। और यहां भी आंसर क्या आएगा 1140। अब तो मिस्टर ए कंफ्यूज हो जाएगा। अब तो मिस्टर ए क्या हो जाएगा कंफ्यूज, यार प्रोजेक्ट ए का एनपीवी 1140, प्रोजेक्ट बी का एनपीवी 1140, कहां इन्वेस्ट करें। तब उसको बचाने के लिए कौन आएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन। ऐसा समझिए। अब मिस्टर ये इस बिहाफ पे इन्वेस्ट करेगा, इस पैरामीटर पे इन्वेस्ट करेगा कि मेरे एक्सपेक्टेशन में तो दोनों का एनपीवी ये है, पर मेरा एक्सपेक्टेशन के लिए कौन सा प्रोजेक्ट सबसे सटीक एक्सपेक्टेशन है। नहीं समझे, 1140 से कम डिविएट कौन करेगा, कम डिविएट कौन करेगा। बोलो सर ज्यादा डिविएट होना अच्छा नहीं है क्या। मैंने क्या कहा, कोई भी बिजनेसमैन कभी भी ऑप्टिमिस्टिक सोच लेके बिजनेस नहीं करता, वो हमेशा सबसे खराब कंडीशन के लिए तैयार रहता है। क्या समझे, मान लेते हैं इसका आता है 4 लाख स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर एग्जाम्पल, इसका आता है 3 लाख। अब कहोगे सर अगर अच्छा हो गया तो ये सर 1540 हो जाएगा, ज्यादा अच्छा तो यहां इन्वेस्ट करना है। ये अच्छा होगा तो भी सर 1440 ही होगा ना। पर फिर भी मिस्टर ये प्रोजेक्ट चुनेगा, क्यों कि मिस्टर ये चीज जानता है कि उसको यही कमाने का मन है। ज्यादा हो जाए अच्छा बात है, लेकिन अगर गलती से उल्टा पड़ गया हिसाब और वो प्रोजेक्ट बी में इन्वेस्ट किया और जो ऑप्टिमिस्टिक सोच के साथ इन्वेस्ट किया कि नहीं स्टैंडर्ड डिविएशन तो 4 लाख है तो पॉजिटिव नहीं हो सकता है, और गलती से नेगेटिव हो गया, तो मिस्टर ए को यहाँ पे इससे ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि यहाँ पे मिस्टर ए का नुकसान 1 लाख कम होगा। ऐसा समझ। तो हमेशा जो भी इन्वेस्टर है वो क्या सोच के इन्वेस्ट करता है कि उसका एस्टिमेशन एकदम सही हो और डिविएट भी हो तो जहां कम डिविएट हो। समझ में आया। अब यहां पे स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना काफी इजी था, पूछो क्यों। तो यहां पे हर साल एक ही रिटर्न था 4 लाख, तो यहां स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए ना हमको प्रेजेंट वैल्यू करना पड़ेगा ना कुछ करना पड़ेगा। क्या समझे, हम बस गुड, नॉर्मल और वर्स्ट सिनेरियो का डिविएशन निकाल लेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। कहने का मतलब अगर प्रोजेक्ट ए के स्टैंडर्ड डिविएशन का बात करें तो x माइनस एक्स बार इंटू प्रोबेबिलिटी, और x माइनस एक्स बार क्या होगा, तो 6 लाख माइनस 4 लाख इंटू प्रोबेबिलिटी क्या था 0.30, इसका स्क्वायर हो जाएगा अब इस बात है। उसके बाद 4 माइनस 4 का स्क्वायर इंटू 0.40 प्लस उसके बाद क्या होगा 2 माइनस 4 का स्क्वायर इंटू 0.30, और आपका स्टैंडर्ड डिविएशन कितना आएगा इस प्रोजेक्ट का, तो सर 2 का स्क्वायर इंटू 0.30 1.20, यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2 गुने 0.30, 2 माइनस 4 का स्क्वायर इंटू 0.30 1.20, मतलब 2.40 लाख रुपये में आता है, सेंटेंस में नहीं। 2,40,000 स्टैंडर्ड डिविएशन है किसका, प्रोजेक्ट ए का, सॉरी वेरिएंस, गलती हो गया वेरिएंस, अभी लाख नहीं ज्यादा हो जाएगा, स्क्वायरिंग है ना, तो 2.40 स्क्वायरिंग ज्यादा होगा, 6 माइनस 4 निकालो उससे करके तो लंबा आंसर आएगा आपका, स्क्वायरिंग हो जा रहा है ना, 6 माइनस 4 2 लाख इंटू 2 लाख, नहीं समझे, तो स्क्वायरिंग ज्यादा हो जाएगा, ऑब्वियस बात है। तो ये क्या आया, ये आया प्रोजेक्ट ए का वेरिएंस, इसको हम लोग अंडर रूट कर लेंगे, अंडर रूट कर लेंगे, तो 2.40 का अंडर रूट 1.54, ठीक है। तो लाख स्क्वायर है, यहाँ पे उसने आंसर दिया है अपना नंबर में, तो 1.4919.33 लाख, ठीक है। कोई दिक्कत, अंडर रूट कर दोगे तो आंसर लाख में आ जाएगा।
यहाँ पे लाख स्क्वायर होगा, ठीक है, 2.40 लाख स्क्वायर, ठीक है, इसका अंडर रूट करेंगे तो 1.54 लाख। वैसे ही अगर प्रोजेक्ट बी का करें तो पहले तो ऑब्वियस सी बात है वेरिएंस ही निकलेगा। तो प्रोजेक्ट बी की बात करें तो उसका एक्सपेक्टेड कैश फ्लो क्या क्या था, 5-4, सबसे पहले तो 5-4 का स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी क्या था 0.30, प्लस 4-4 का स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी क्या था 0.40, और फिर लास्टली 3-4 का स्क्वायर इंटू 0.30 का क्या होगा अंडर रूट, सबका अंडर रूट, ये निकलेगा। सबसे पहले में क्या हो जाएगा 5-4 इंटू 0.30, तो 0.30, यहाँ तो 0 हो जाएगा, 3-4 तो वहाँ 1 तो 0.30, ये हो जाएगा 1.20 लाख स्क्वायर, ठीक है। फिर 5 लाख इंटू 5-4 1 लाख का स्क्वायर, तो 1 लाख स्क्वायर हो गया ना, समझे। अब इसको तोड़ेंगे तो 1.20 का अंडर रूट तो 1.095 लाख। अब देखो दोनों प्रोजेक्ट का एनपीवी सेम था, दोनों प्रोजेक्ट का एनपीवी सेम था, 1140 1140 1140 1140, ठीक है। इस वाले मुझे गड़बड़ हुआ क्या, एक सेकंड रुक जाओ, तो 5-3-4 तो 0.6, ठीक तो था, ऐसे कैसे बोल रहा है, अच्छा सॉरी 1.20 नहीं ना होगा ना, 0.60 लाख का स्क्वायर होगा, ध्यान रखना। 0.60 का अंडर रूट 0.7746 लाख, ठीक है, इतना ही डिवाइड करेगा। और जब दोनों का एनपीवी देखो सेम था तो मिस्टर ए क्या हो जाएगा, कंफ्यूज होगा, तो क्या यूज करेगा वो स्टैंडर्ड डेविएशन। अब प्रोजेक्ट ए कह रहा है कि 1,54,919 रुपया डेविएट कर सकता है, इधर नेगेटिव भी इधर पॉजिटिव भी। प्रोजेक्ट बी 77,459 रुपया बस डेविएट करेगा, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। पर मिस्टर ए क्या है, ऑप्टिमिस्टिक इंसान नहीं है, वो अच्छा नहीं सोचता, वो सोचता है कि बुरे हाल में मेरा क्या हाल होगा, और उसको इस चीज में डर लगता है, और इस चीज में ठीक है बुरा होगा फिर भी इतना ही नीचे गिरेगा ना, आया समझ में। तो मिस्टर ए क्या करेगा, मिस्टर ए बोलेगा कि मैं प्रोजेक्ट बी ही चुनूंगा, क्यों, भले दोनों का एनपीवी सेम है लेकिन वहां पे मेरा सही साबित होने का चांस ज्यादा है, और उसे सही साबित होना पसंद है, आया समझ में। उसे क्या पसंद है, सही साबित होना। तो मिस्टर ए को सही साबित कहां पे होगा, प्रोजेक्ट बी के अंदर, वहां कम चांस है गलत साबित होने का मिस्टर ए का, तो मिस्टर ए क्या चुनेगा, प्रोजेक्ट बी, ना कि प्रोजेक्ट ए, आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोग कर ही लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो इस प्रोजेक्ट में दो प्रोजेक्ट था, एक्स था और वाई था, और मिस्टर ए फिर से कंफ्यूज, क्या किया जाए, एक का एनपीवी ज्यादा है, एक का स्टैंडर्ड डिविएशन कम है, और एक का स्टैंडर्ड डिविएशन ज्यादा है, ठीक है। हाय हाय, अब मिस्टर ए कंफ्यूज होगा, बोला एक्स में करूं या वाई में। तो अगर एनपीवी का पॉइंट ऑफ व्यू ले तो एनपीवी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोजेक्ट एक्स अच्छा है, और स्टैंडर्ड डिविएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोजेक्ट सॉरी एनपीवी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोजेक्ट वाई अच्छा है, और स्टैंडर्ड डिविएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोजेक्ट एक्स अच्छा है, क्या समझे, क्योंकि वहां पे लो स्टैंडर्ड डिविएशन है। तो अब मिस्टर ए क्या करे, तो एक और टर्म आता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, और ये क्या नापता है, ये बहुत ही सिंपल चीज नापता है, और वो है स्टैंडर्ड डिविएशन बाय एक्सपेक्टेड एनपी।
अगर सिंपल मायने में कहे तो ये तरीका है नापने का कि जो रिस्क है हमारा नीचे गिरने का, गुड इवनिंग, जो रिस्क है हमारा नीचे गिरने का कितना, 90,000, 90,000 रुपया प्रोजेक्ट ए नीचे जा सकता है। तो अगर एक्सपेक्टेड एनपीवी 1,22,000 है तो पर एक रुपया एनपीवी का नीचे कितना गिर सकता है, 77 पैसा। मतलब मिस्टर ए कितना गलत साबित हो सकता है, और मिस्टर ए सोच रहा है कि उसे 1 रुपया कमाएगा, ठीक है, और 73 पैसा नीचे गिर सकता है, लेकिन मतलब 27 पैसा बस कमाएगा। तो मिस्टर ए ऐसे चीज से डरता है कि नहीं? हाँ, डरता है ना। मिस्टर ए क्या चाहता है, वो गलत कम साबित हो, वो गलत कम साबित हो। तो यहां भी वही सेम कॉन्सेप्ट है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन का कॉन्सेप्ट था कि मिस्टर ए गलत कम साबित होना चाहता है। वैसे ही प्रोजेक्ट बाई में जब मिस्टर ए निकाला तो मिस्टर ए को लगा कि 1 रुपया के एनपीवी पे अगर गड़बड़ भी हुआ तो 53 पैसा ही नीचे गिरेगा। वो कैसे सर, 1,20 भागे 2,25, 2,25 क्या है, एनपीवी है, ये क्या है, एनपीवी। तो 1 रुपया के एनपीवी पे कितना का रिस्क है, 53 पैसा का रिस्क है। मतलब अगर मैं प्रोजेक्ट बी में पैसा लगाऊं तो चांस है कि मैं जो 1 रुपया कमाने का उम्मीद है उसमें 53 पैसा नीचे गिर सकता है, मैं 47 पैसा ही कमाऊंगा। कितना कमाऊंगा, 47 पैसा ही कमा पाऊंगा। कितना, 47 पैसा। क्यों? क्योंकि 53 पैसा तो नीचे गिर सकता है। तो मिस्टर ए क्या कहेगा, लगा ना प्रोजेक्ट एक्स तो खराब है, माना उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम है। क्या कम है, स्टैंडर्ड डेविएशन कम है, किससे, प्रोजेक्ट वाई से। वहां एनपीवी लेकिन कम है, यहां पे एनपीवी ज्यादा है, लेकिन फिर भी प्रोजेक्ट कौन सा अच्छा है, वाई। किस भी हाथ पे, क्योंकि मिस्टर ए अब क्या कंपेयर कर रहा है, क्योंकि अब तो सारा डाटा, जैसे कि स्टैंडर्ड डेविएशन कब काम करता ना, जब एनपीवी सेम रहता। तब तो मिस्टर ए कहता कि नहीं प्रोजेक्ट एक्स अच्छा है, 90,000 रुपया वहां पे स्टैंडर्ड डेविएशन है। पर दोनों प्रोजेक्ट का एनपीवी क्या है, डिफरेंट है। अब मिस्टर ए कैसे कंपेयर करें, तो वहां पे लाया गया टर्म कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसका सिंपल मतलब इतना ही है कि जो आपका 1 रुपया का एनपीवी है वो कितना नीचे गिरेगा, तो रिस्क क्या है। तो यहां पे देखिएगा तो प्रोजेक्ट ए के अंदर 1 रुपया के एनपीवी पे रिस्क कितना है, 73 पैसा का, 73 पैसा नीचे गिर सकता है। क्या समझे? और यहां पे 1 रुपया के एनपीवी पे रिस्क कितना है, 53 पैसा का, मतलब 53 पैसा ही नीचे गिरेगा बस। मैंने मिस्टर ए गलत साबित कहां पे होगा कम, प्रोजेक्ट वाई के अंदर। तो प्रोजेक्ट वाई में इन्वेस्ट करेगा, आया समझ में। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के हिसाब से कौन सा अच्छा है, प्रोजेक्ट वाई, ठीक है। ऊपर वाला आंसर मेरे हिसाब से सही नहीं दिया गया था। ऊपर वाले आंसर में एनपीवी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आंसर देना पड़ता आपको, और स्टैंडर्ड डेविएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आंसर देना चाहिए था। उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के हिसाब से आंसर देना चाहिए था, जो कि प्रोजेक्ट वाई होता। ऐसा ही नहीं, तो इतना ही सिंपल है आपका कैपिटल बस्टिंग, कुछ है ही नहीं, काफी इजी कॉन्सेप्ट है। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। अब ये जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, इसमें चीज ध्यान रखना, इसका बेस कुछ भी हो सकता है। स्टैंडर्ड डेविएशन बाय एक्सपेक्टेड एनपीवी तो अभी आपने देखा, इसका बेस स्टैंडर्ड डेविएशन बाय एक्सपेक्टेड कैश फ्लो भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एनपीवी ही चाहिए, जो डाटा अवेलेबल हो उसका इस्तेमाल करके आंसर सेम देगा। मुझे 1 रुपया के कैश फ्लो पे कितना रिस्क है नीचे गिरने का, क्या समझे, मेरे 1 रुपया के कैश फ्लो पे कितना रिस्क नीचे गिरने का, मेरे 1 रुपया के एनपीवी पे कितना रिस्क है नीचे गिरने का। ये कोई फॉर्मूला थोड़े है, ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, डिवाइड। डिवाइड का बस एक फॉर्मूला है, ऐसा फॉर्मूला क्यों करना, फॉर्मूला है ही नहीं, सिंपल मैंने में समझो तो एक स्टेटमेंट है कि भैया मुझे 1 रुपया कमाना है तो कितना रुपया नीचे गिर सकता है, बस। चलिए तो आज के लिए यहीं पे खत्म करते हैं।